हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। आई एम अंजलि गर्ग। लास्ट क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द गैमेटोजेनेसिस एंड फर्दर मोर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है ओवरी के अंदर एंड अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए, तो गैमेटोजेनेसिस से ही हमें पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट हमें क्या इंडिकेट कर रही है। गैमेटो का मतलब होता है गैमेट एंड जेनेसिस का मतलब क्या होता है, दैट इज प्रोडक्शन। तो गैमेट की प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की फॉर्मेशन होना इन अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब जो ये गैमेट की प्रोडक्शन है वो कहां पर हो रही है, दिस प्रोडक्शन ऑफ गैमेट अक्रिंग इन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा मैम, अब ये जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है ये कौन से हैं, द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल, मेल के अंदर ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है टेस्टिस एंड इन फीमेल, फीमेल के अंदर ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है ओवरीज। ओके, तो ओवरीज के अंदर हो रहा है, फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, ओवरी। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ये प्रोसेस हो रही है गैमेट बनने की। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जब ये मेल्स के अंदर कंडक्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ये प्रोसेस कहां हो रही है, मेल के अंदर हो रही है। अगर यही प्रोसेस फीमेल्स के अंदर हो रही है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। So the process of gametogenesis occurring in male, that is called spermatogenesis. The process of gametogenesis occurring in female, that is called oogenesis. ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम सबसे फर्स्ट पर पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर पहली बात तो यही आती है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये मेल्स में स्टार्ट कब होती है। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो मेल्स के अंदर बेटा ये स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब आप बोलोगे कि मैम ये प्यूबर्टी के टाइम पर ही क्यों स्टार्ट होती है, ऐसा क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पर। तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है बेटा कि जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हॉर्मोन्स। और ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये कहां जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स की अमाउंट क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही मेल की बॉडी में गोनाडोट्रोपिन्स की अमाउंट इंक्रीज हुई, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं, LH एंड FSH। जैसे ही इस हार्मोन की अमाउंट इंक्रीज हुई तो कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी। जैसे ही मेल की बॉडी में हार्मोन आया तो ये प्रोसेस क्या हो गई, वहां पर स्टार्ट हो गई। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है कब तक रहेगी, तो अगर हम बात करें कि जब ये प्रोसेस कब स्टॉप हो सकती है, एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज, एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज का भी मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर बात करें ड्यूरिंग द डेथ ऑफ द पर्सन, ड्यूरिंग द डेथ ऑफ पर्सन। वैसे तो ये मेल की थ्रू आउट द लाइफ चलती है प्यूबर्टी से स्टार्ट होकर, पर समटाइम्स ओल्ड एज में स्पर्म्स जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप लिख दिया है। पर आप ये बोल सकते हो ओल्ड एज में लो काउंट हो जाता है इस प्रोसेस का और डेथ तक क्या है, ये प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। द स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स का मतलब क्या है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो हम 3 डिफरेंट फेजेस में पढ़ेंगे। पहला फेज हम इसके अंदर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में हम क्या देखेंगे कि हमारी मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स बनाने की सेल्स है उन सेल्स की हम नंबरिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर लाइफ टाइम कोई चीज कंडक्ट होनी है तो लाइफ टाइम के लिए हम सारी सेल्स को एक जगह पर कलेक्ट करके तो नहीं रख सकते। इट मींस वहां पर कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस प्रेजेंट है जो प्रोसेस उस अमाउंट को क्या कर रही है, टाइम टू टाइम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट हम फेज पढ़ेंगे ग्रोथ फेज, जहां पर हमारी स्पर्म्स बनाने की जो सेल है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी। एंड लास्ट हम कौन सा फेज पढ़ेंगे, मैच्योरेशन फेज, जिसके अंदर वो स्पर्म बनाने वाली सेल फाइनली हमें क्या बनाकर देगी, स्पर्म प्रोड्यूस करके देगी। तब यहाँ पर आप इस तरह से सोचो कि मान लो देयर इज अ सेल, ये एक सेल है, इस सेल को हमने क्या बोला है, इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम।
What is this spermatogonium? Spermatogonium are those cells that will result in the production of sperms, जिसके अंदर spermatogenesis conduct होगी। मैम हमने एनसीईआरटी में तो एक वर्ड पढ़ा है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, आप तो स्पर्मेटोगोनियम बोल रहे हो, हमने तो स्पर्मेटोगोनिया पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने? स्पर्मेटोगोनिया। तो बेटा जो स्पर्मेटोगोनिया है दैट इज वर्ड इंडिकेट्स टू द ग्रुप ऑफ सेल, ये प्लूरल फॉर्म के वर्ड के लिए यूज किया हुआ है, और जबकि स्पर्मेटोगोनियम इज यूज्ड फॉर सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर फॉर्म के लिए। अगर मैंने वन सेल बनाई है यहाँ पर तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। तो ये स्पर्मेटोगोनियम है। ये स्पर्मेटोगोनियम फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन फेज। कौन से फेज में? मल्टीप्लीकेशन फेज में। मल्टीप्लीकेशन फेज में ये बेटा क्या करेगी? माइटोसिस कंडक्ट करेगी। क्या कर रही है? माइटोसिस। क्योंकि मैंने क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन फेज हमें किस प्रोसेस से डिनोट करता है? कि जहां पर सेल अपने नंबर को मेंटेन कर रही है। नंबर ऑफ सेल्स आर मेंटेनिंग इन द मल्टीप्लीकेशन फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। रीजन बताया मैंने कि भाई जो चीज लाइफ टाइम हो रही है तो लाइफ टाइम के लिए एक सेल्स का ग्रुप तो वो अपने ऑर्गन के अंदर नहीं रख सकती, इसलिए टाइम टू टाइम उस सेल को उसको बढ़ाते रहना, इसलिए वो कौन से फेज से गुजरती है? दैट अंडरगोज इन द मल्टीप्लीकेशन फेज। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में ये जो स्पर्मेटोगोनियम है अंडरगो माइटोसिस, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी? बहुत सारी सेल्स आ जाएगी जैसे जैसे माइटोसिस चलती रहेगी। फिर हमने क्या देखा कि ये जो फेज है इसमें बहुत सारी सेल्स हमारे पास कलेक्ट हो गई। अब जो ये बहुत सारी सेल्स है उसमें से कुछ सेल को हम क्या बोलेंगे? टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि अब मैं रेफर कर रही हूँ एक ग्रुप को, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। और कुछ सेल को हम क्या बोलेंगे? टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। कुछ सेल को टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे और कुछ सेल को टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया विल एक्ट लाइक डिवाइडिंग सेल्स, या आप बोल सकते हो कि जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है दैट विल कंटिन्यू टू डिवाइड। और कैसी डिवीजन मैम? हमें तो डिवीजन अभी पढ़नी है, तो यहाँ पर कंटिन्यू टू डिवाइड या बोल सकते हो माइटोसिस करती रहेगी और अपनी ही सेल जैसा नंबर को क्या करती रहेगी? ये इंक्रीज करती रहेगी। तो हर पैच, अगर हम बात करें हर पैच, जैसे मान लो अब इन्होंने ये बहुत सारी सेल्स बना ली, तो इसमें से भी ये वाली जो सेल है ये किस तरह से एक्ट करेगी? टाइप ए की तरह, और कुछ सेल यहाँ पर क्या बदल जाएगी? टाइप बी में बदल जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस क्या होती रहेगी? रिपीट होती रहेगी। तो इट मींस ये वाली जो सेल हम अभी पढ़ रहे हैं ये भी कभी क्या रही होगी? टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया रही होगी। चलिए, तो जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बेटा, दीज आर द एक्चुअल सेल दैट अंडरगो मियोसिस, जो क्या जाएगी? मियोसिस के अंदर जाकर और हमें क्या प्रोडक्शन करके देगी? स्पर्म्स प्रोडक्शन करके देगी। इट मींस दीज आर द एक्चुअल सेल्स दैट विल अंडरगो इन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज। जो कहाँ एंटर करेगी? ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज में क्या करेगी? एंटर करेगी। तो ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है यही हमें क्या बनाकर देगी, या ये किसमें डेवलप होगी? स्पर्म्स के अंदर डेवलप होंगी। अब ये डेवलप कैसे होंगी? तो मान लो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। मान लो ये जो हमारी सेल्स है दीज आर द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ये सारी टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है हमारी। तो ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है तो व्हाट विल हैपन? पहली बात तो दी स्पर्मेटोगोनियम आर डिप्लॉयड इन नेचर, अभी डिप्लॉयड है। और ये वाली जो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड का मतलब क्या है? 44 प्लस XY क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। सो देयर इज टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के में से जो इनका क्रोमोसोमल या आप बोल सकते हो जेनेटिक मेकअप बनता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका जो जेनेटिक पेयर बनता है वो क्या बनता है? 44 प्लस XY। तो ये स्पर्मेटोगोनियम है। दिस स्पर्मेटोगोनियम, अगर हम यहाँ पर कुछ समय के लिए सैटोरी सेल्स को भूल जाए, दिस स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड इन नेचर, और इसका जो क्रोमोसोमल अमाउंट है वो क्या है? 44 प्लस XY। तो टोटल हमारे कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए, जिनको हम 23 पेयर से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर क्या आता है कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, अगर आप इस सर्टोरी सेल को थोड़ा सा भूल जाओ, ये इसको ऐसे करो, ये स्पर्मेटोगोनियम जैसे ही सर्टोरी सेल के कांटेक्ट में आया, इसने सर्टोरी सेल से क्या एब्जॉर्ब
किया, इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन, इसने क्या एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। जैसे ही स्पर्मेटोगोनियम ने सर्टोरी सेल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया, एब्जॉर्ब करते करते इसका साइज इंक्रीज हो गया और ये क्या बदल गया, किसमें बदल गया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल गया। मीनिंग कि जो स्पर्मेटोगोनियम है, यहां पर हम देखते हैं, देखो ये हमारे पास टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम थी, दिस इज टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम। तो ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम है, इस स्पर्मेटोगोनियम ने क्या किया, सर्टोरी सेल से बहुत सारा न्यूट्रिशन क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। न्यूट्रिशन क्या कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इस स्पर्मेटोगोनियम का क्या इंक्रीज हो गया बेटा, द साइज ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम इंक्रीजेस। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम, ये ऐसी स्पर्मेटोगोनियम जिसका साइज इंक्रीज हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। इट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया ये बोलते हैं। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक सेल की ग्रोथ हुई है, सो दिस इज अ ग्रोथ फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं। पर अभी भी हमारा यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, तो जैसे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1, ये क्या कंडक्ट करेगी, मियोसिस 1 को कंडक्ट करेगी। और जैसे ही मियोसिस 1 को कंडक्ट करेगी, ये जो मियोसिस 1 को कंडक्ट करेगी, तो ये मियोसिस 1 करते ही क्या हो जाएगा कि मैम अभी तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारी डिप्लॉयड ही थी, क्या थी, डिप्लॉयड, और इसका क्रोमोसोम कंटेंट क्या था, 44+XY। जैसे इसने मियोसिस 1 कंडक्ट करी, इट बिकम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इट बिकम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, मतलब क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम था, तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम अंडरगो मियोसिस 1 कंडक्ट करी, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या था, 44+XY। तो मियोसिस 1 जैसे कंडक्ट होगी, तो यहाँ पर कितनी सेल बनेगी, हमें पता है कि ईच सेल डिवीजन गिव्स अस 2 सेल्स, तो मियोसिस 1 में भी हमारे पास क्या आएगी, 2 सेल आएगी। तो जैसे ही 2 सेल आई, तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, 22+X, बिकॉज मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 हमारी क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो यहाँ पर क्या क्रोमोसोम कंटेंट, कि हमारी 50% जो सेल है वो क्या कंटेन करेगी, 22+X क्रोमोसोम्स एंड 50% 22+Y। इट मीन्स मेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की X एंड Y, इसलिए हम मेल्स के गैमेट्स को क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट, क्योंकि हाफ ऑफ द गैमेट कंटेन्स द X क्रोमोसोम एंड हाफ ऑफ द गैमेट कंटेन्स द Y क्रोमोसोम। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर हम यहाँ पर बात करें, प्राइमरी क्या है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मैम हम तो स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे थे बेटा, स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रोथ कर गया, स्पर्मेटोगोनियम या बोल सकते हो, एक स्पर्मेटोगोनियम जो ग्रो कर गया, तो ग्रो करने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, दैट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको नंबर दे दिए जाएंगे कि देयर आर द 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म। तो हमें पता है भाई 20 है, तो 1 से 2 बनते हैं, तो इट मींस 20 से कितने बन जाएंगे, 40 स्पर्मेटोसाइट। पर यहीं पर अब सेकेंड यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, नाउ दे अंडरगो फॉर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, इसके अंदर क्या कंप्लीट होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, एंड ईच स्पर्मेटोसाइट हमें क्या डिवीजन देगा, वो भी 2 सेल में टूट जाएगा। तो ईच स्पर्मेटोसाइट इन ब्रेकिंग इनटू 2 सेल, 2 सेल में ये ब्रेक हो जाएगा, ईच स्पर्मेटोसाइट विल ब्रेक इनटू 2 सेल, ईच स्पर्मेटोसाइट विल ब्रेक इनटू 2 सेल। तो यहाँ पर 2 सेल में ब्रेक हो जाएगा, तो इनका क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, 22+X, 22+X, दिस इज 22+Y, 22+Y। तो इसी नेचर ऑफ द सेल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड 50% ऑफ द मेल गैमेट्स कंटेन्स X क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ द मेल गैमेट्स कंटेन
Y क्रोमोसोम। तो मियोसिस 2 होते ही ईच स्पर्मेटोसाइट विल मेक 2 सेल्स। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आए कि आपके पास 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, क्वेश्चन आए आपके पास कि आपके पास 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 20 है, तो इसमें कितनी आपकी क्या बनेगी? अगर मैं कहूं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब मियोसिस 2 हुई, सो दीज विल बिकम स्पर्मेटिड्स। क्या बन गए? ये स्पर्मेटिड्स बन गए। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहां देखते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है? मियोसिस 2 होती है, तो क्या स्ट्रक्चर बनती है? देयर बिकम्स द स्पर्मेटिड्स। क्या बनता है? स्पर्मेटिड्स बनता है। ओके, तो यहां तक क्लियर है। हमने क्या पढ़ा? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम में ग्रोथ हुई तो क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम नंबर अभी भी ये सेल क्या है? हमारी डिप्लॉयड है। इसके अंदर मियोसिस 1 होएगा तो हमारे पास 2 सेल बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। तो पहले मियोसिस से जो सेल बनती है वो क्या बनती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक मियोसिस में कितनी सेल बनती है? 2। तो यहाँ पर तो हमें डेटा से कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट उसके बाद ईच स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 2। हर एक स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी? सेकेंड मियोसिस करेगी। सेकेंड मियोसिस करेगी तो वो क्या बनाएगी? इट विल फॉर्म अ 2 सेल्स, और हर एक सेल के अंदर क्या हो चुकी है? डिवीजन हो चुके हैं, तो इक्वल अमाउंट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 50% हमारी स्पर्मेटिड जो बनेगी वो कंटेन करेगी एक्स क्रोमोसोम, और 15% जो स्पर्मेटिड बनेगी वो क्या कंटेन करेगी? वाई क्रोमोसोम। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे पास 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वी हैविंग 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमें कितने स्पर्मेटिड्स बनाकर देगी? कितने स्पर्मेटिड्स बनाकर देगी? तो यहां देख लो कि जब मियोसिस 1 हुई तो 20 से हमारी 40 क्या बन गई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। कितने स्पर्मेटोसाइट बन गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डेटा निकाल लो आप, क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे डेवलप होते हैं। तो 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल गिव 2 स्पर्मेटिड्स। तो 40 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमें कितने दे देंगे? 80 स्पर्मेटिड्स। तो आंसर क्या हो गया इसका? कि दिस विल फॉर्म 80 स्पर्मेटिड्स। ये कितने स्पर्मेटिड्स हमें प्रोवाइड करेगा? 80। अब जिसको ये भी याद है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल हमारी स्पर्मेटिड्स कितनी बनी है? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास कितनी स्पर्मेटिड्स बनी है? 4 स्पर्मेटिड्स बनी है। तो हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आएगा कि मैम ये जो स्पर्मेटिड्स हैं क्या ये स्पर्म्स बन चुके हैं? नहीं, स्पर्मेटिड्स आर बेटा नॉट स्पर्म्स। और सेकंड, एक ग्रोथ के बाद मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोसिस होती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। दिस फेज इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज। इसी फेज को हम क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ये जो हमारी मैच्योरेशन फेज में ये सभी सेल्स जो बनी है, इसमें हमारे पास जो आया दैट इज स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड जो होता है, क्या ये हमारे मेल गैमेट्स है? नो बेटा, दीज स्पर्मेटिड्स आर नॉट द मेल गैमेट। पहली बात, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं दीज आर द अनडेवलप्ड स्पर्म्स। आप ये बोल सकते हो कि अभी ये स्पर्म्स बने नहीं है। स्पर्मेटिड्स का स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। द स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटिड है उसका स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, ये स्पर्मियोजेनेसिस हुई कैसे? या इसको अगर हमें डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन ये सब पता है, तो स्पर्मेटिड्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स कंडक्ट होता है, या बोल सकते हो why I am टेलिंग सेल्स, क्योंकि ये खुद में ही एक सिंगल सेल है। तो मैं आपको यहाँ पर बोलने वाली हूँ कि ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट इनसाइड द सेल, एक सेल का रीअरेंजमेंट होना। अब इसको डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि ये देखो कि यहाँ पर जब ये सेल एक सर्टोरी सेल के अंदर धसी हुई है, देखो अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ स्पर्मेटिड, दिस इज द स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड दिखाया हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी ने, और ये किसके अंदर एम्बेडेड है? दैट इज एम्बेडेड इनटू द सर्टोरी सेल्स। ये सर्टोरी सेल्स में एम्बेडेड है। तो ये
जो सर्टोरी सेल्स में एम्बेडेड है, अगर हम इसकी बात करें, ये सर्टोरी सेल में क्या है, एम्बेडेड है। तो ये सर्टोरी सेल होगी, इस सर्टोरी सेल में क्या एम्बेडेड है, हमारी स्पर्मेटिड एम्बेडेड है। तो जैसे ही क्या रिलीज करेगी सर्टोरी सेल, इसमें कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगी इसको मैच्योरेशन करने के। तो ये जो स्पर्मेटिड है, इट इज फुल्ली डेवलप्ड इनटू द स्पर्म, और ऐसे सिंगल स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। इट डेवलप्स इनटू अ स्पर्म, दैट स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। इतनी बात समझ में आ गई है। तो इट मींस स्पर्मेटिड अंडरगोज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कंडक्ट होगी यहाँ पर, स्पर्मियोजेनेसिस। और जैसे स्पर्मियोजेनेसिस होगी तो स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्रोसेस। सो दिस इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो जब स्पर्मेटिड बनी, दीज आर एम्बेडेड इनटू द सर्टोरी सेल्स। सर्टोरी सेल्स में इनका हेड क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है। हेड क्या रहता है, एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, धंसना, एम्बेडेड रहता है। जैसे ही ये जो हेड एम्बेडेड है स्पर्मेटिड का सर्टोरी सेल्स के अंदर, इसके अंदर डिफरेंशिएशन होएगा और ये जो सेल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो आई थिंक आपको यहां से समझ में आ गया है कि क्या हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ कि हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया थी उन्होंने अपना क्या इंक्रीज किया, नंबर को इंक्रीज किया। तो स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन नंबर इन मल्टीप्लिकेशन फेज। नेक्स्ट उसके बाद इसमें से एक सेल बनी टाइप ए और एक सेल बनी टाइप बी। तो जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया थी उसके अंदर क्या हुई, ग्रोथ फेज हुई। तो ग्रोथ फेज में सर्टोरी सेल से जो उसने न्यूट्रिशन लिया था उससे उसकी जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऐसी सेल को हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस 1, और जैसे ये मियोसिस 1 में जाएगी तो यहाँ पर दो क्या बनेगी, सेल्स बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक बात याद रखना, जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है तो वहां से गैमेट्स के अंदर 50-50% क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है कि हाफ ऑफ द गैमेट कंटेन्स एक्स क्रोमोसोम और हाफ ऑफ द गैमेट्स कंटेन वाई क्रोमोसोम। Each secondary spermatocyte undergo meiosis 2 and forming two cells, and these cells are called spermatid. और इन सेल को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। एंड स्पर्मेटिड्स अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे और क्या बना देंगे, स्पर्म बना देंगे। ओके तो यहां तक आपको क्लियर है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने डिफरेंट फेजेस को पढ़ा कि किस तरह से डिफरेंट सेल्स अंडरगो डिफरेंट स्टेजेस। तो जो ये स्पर्म बना है, हम इस स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को ध्यान से देखो, इट इज अ सिंगल सेल। मैंने क्या बोला था, रीअरेंजमेंट होता है सेल के अंदर। तो एक सिंगल सेल का रीअरेंजमेंट आप देख रहे हो कि मान लो ये इसका सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल आ गया। जेनेटिक मटेरियल के नीचे यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज अरेंज हो गए हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रियाज। फिर यहाँ पर एक टेल बन गई है। तो इस तरह से स्पर्म क्या होता है, हमारा डेवलप होता है। तो हम इसको पढ़ते हैं भाई, ये स्पर्म बना कैसे। देखिए तो ये जो स्पर्म है, अगर हम इन स्पर्म को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पर्म हैविंग head region, neck region, middle piece region and tail region. It means we are reading the sperm. A sperm having 4 parts, 4 parts होते हैं बेटा उसके, that is head, neck, middle piece and tail। 4 पार्ट होते हैं उसके। तो पहले हम इसका हेड रीजन देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये हेड रीजन बनाते हैं, सो दिस इज अ हेड रीजन ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म का हेड रीजन है जो आगे एक्सटेंड होकर ऐसे सर्कुलर रीजन बनाता है। इसी सर्कुलर रीजन को बेटा हम क्या बोलते हैं, नेक रीजन। नेक रीजन इस तरह से आगे एक्सटेंड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, दिस इज कॉल्ड मिडल पीस। एंड मिडल पीस से जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है दैट इज टेल। मिडल पीस से जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टेल। तो अभी जो ये हेड पीस है, हेड पीस कंटेन्स अ कैप।
contains a cap. That cap is called acrosome. That cap is called acrosome. और एक ही सिंगल सेल है, तो अगर मैं बोलूं एक सेल इस किससे सराउंड होती है, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो कंप्लीट स्पर्म इज सराउंडेड बाय किससे सराउंड रहता है, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अगर मैं बोलूं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ टेल रीजन में मैंने पहले ही बना दी, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर हम इसको और रिफाइंड बनाए तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इट मीन्स अगर हम स्पर्म के अंदर की रीअरेंजमेंट की बात करें तो टेल रीजन में एक फिलामेंट वो बनाती है, यहाँ पर टेल रीजन में एक इस तरह से फिलामेंट वो बना रही है, पर चारों तरफ क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ओके, सो ये स्पर्म का क्या है, दिस इज अ हेड रीजन. ये क्या है, हेड रीजन है. हेड रीजन के बाद दिस इज अ नेक रीजन, ये नेक रीजन है. दिस रीजन इज द मिडल पीस, ये रीजन क्या है, मिडल पीस. और जो ये नीचे वाला जो रीजन है दैट इज टेल, दिस इज टेल. तो यहां तक आपको स्पर्म के सारे पार्ट समझ में आ गए. आपको पता है स्पर्म डिस्कवर किसने किया था, ह्यूमन स्पर्म. एंटोन वेन लीवेनहुक का नाम सुना है, एंटोन वेन लीवेनहुक. एंटोन वेन लीवेनहुक डिस्कवर्ड द ह्यूमन स्पर्म. माइक्रोस्कोप जैसे ही इन्वेंट किया, ह्यूमन स्पर्म भी इन्वेंट हो गया. इन 1677 में ह्यूमन स्पर्म इन्वेंट हो चुका है. ओके, तो चलो ये हमारा आउट ऑफ टॉपिक है, हम टॉपिक के ऊपर आते हैं. हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. तो ये जो हेड रीजन है बेटा, हेड रीजन को अगर हम बात करें, अंदर से बहुत कंपैक्टली अरेंज्ड है. ये हेड रीजन क्या है, अंदर से बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. और ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाऊं, यहाँ अगर हम इसको एनसीईआरटी से फॉलो करें तो ये रीजन हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे. अरे ये तो हमारा सभी चला गया. टेल कहाँ गई, कैप रीजन. ओके, तो यहाँ पर ये स्पर्म की स्ट्रक्चर थी. सो दिस इज एक्रोसोम, और एक्रोसोम से ये जो कंप्लीट हमारी ये कवर हो रही है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो हम एक एक पार्ट को स्टडी करते जा रहे हैं. देखो ये हेड रीजन है. हेड रीजन कंटेन्स अ कैप, दैट कैप इज कॉल्ड एक्रोसोम. इस कैप को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं. बेटा जो एक एक्रोसोम है, इट इज फॉर्म्ड बाय, या बोल सकते हो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी अपरेटस. ये एक्रोसोम क्या है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी अपरेटस. ये गोल्जी अपरेटस की मॉडिफिकेशन है. और ये जो गोल्जी अपरेटस की मॉडिफिकेशन ये बनी कब, इट इज अ इवेंट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. कि एक स्पर्मेटिड के अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, पर किसमें प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन स्पर्म. सेकेंड क्या है कि ये जो एक्रोसोम है, इट इज फिल्ड विद, किससे फिल्ड है ये, इट इज फिल्ड विद लाइसिन एंजाइम्स. कैसे लाइसिन एंजाइम्स, जो एंजाइम्स हेल्प करेंगे, फिल्ड विद एंजाइम्स, फिल्ड विद ऐसे एंजाइम से जो हेल्प करेंगे, हेल्प स्पर्म इन पेनिट्रेटिंग, हेल्प स्पर्म इन पेनिट्रेटिंग, कहाँ पेनिट्रेट करने में, इन पेनिट्रेटिंग द फीमेल ओवम, इन फीमेल ओवम. फीमेल ओवम में पेनिट्रेट करने में क्या करेंगे, ये एंजाइम्स हेल्प करेंगे. ओके, सो दिस हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ द, या इस एक्रोसोम के अंदर वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो एक फीमेल ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. अब वो कौन से एंजाइम है उनको हम आगे पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट उसके बाद दिस पार्ट कंटेन्स, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पैक्ड है, इट पैक्ड इन अ हेड रीजन. और ये जो हेड रीजन है, इट कंटेन्स द न्यूक्लियस. ये क्या है, हेड रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट है, द हेड रीजन कंटेन्स न्यूक्लियस. हेड रीजन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अच्छा, न्यूक्लियस ऐसा दिख रहा है आपको, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर नहीं दिख रही क्या आपको, न्यूक्लियस की एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर नहीं दिख रही, और क्या आपको बहुत कंपैक्टली अरेंज नहीं दिख रहा, तो ये न्यूक्लियस हो गया. इट इज इलोंगेटेड टाइप का न्यूक्लियस है. कॉम्पैक्टली पैक्ड है किससे, जेनेटिक मटेरियल से. और कैसा जेनेटिक मटेरियल है, हैप्लॉइड नेचर का ये जेनेटिक मटेरियल. पर आपको पता है देयर इज नो न्यूक्लियोलस इन इट.
क्या नहीं है इसके पास, कोई भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता। ओके, सो नेक रीजन जो है बेटा, नेक रीजन कंटेन्स अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। अगर मैं कहूं यहाँ पर आपको एक ग्रूव बनी हुई दिख रही है, ये दिस ग्रूव यहाँ पर जो आपको ये ग्रूव बनी हुई दिख रही है, दिस ग्रूव कंटेन्स वन सेंट्रियोल and one centriole is present towards the middle piece region। तो इट मीन्स दो सेंट्रियोल ने हेड और मिडल पीस रीजन को कहीं ना कहीं क्या कर रखा है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है, आप ऐसे समझो। तो जो पहला सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, इट इज प्रेजेंट इन द ग्रूव ऑफ द न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट है, ग्रूव ऑफ द न्यूक्लियस। एंड दिस इज डिस्टल सेंट्रियोल, ये जो दूसरा सेंट्रियोल है ये क्या है बेटा, डिस्टल सेंट्रियोल है। दिस डिस्टल सेंट्रियोल, दिस इज अ डिस्टल सेंट्रियोल, जो दूसरा सेंट्रियोल है ये क्या है, दिस इज डिस्टल सेंट्रियोल, जो दूसरा सेंट्रियोल है वो कौन सा है, डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, तो बेटा ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, दिस डिस्टल सेंट्रियोल प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सोनीम। अगर एक्सोनीम जिसको याद है 11th में याद आया, हमने फिलामेंट बनाया था, तो वहां पर एक्सोनीम था और दैट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये जो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल है बेटा, यही डिस्टल सेंट्रियोल इस टेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर हम इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दें तो यही डिस्टल सेंट्रियोल किसमें हेल्प कर रहा है, टेल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। Okay, so this distal centriole help in the formation of tail of the sperm। तो sperm की जो tail है वो किसने बनाने में हेल्प करी है, that is done by the, या बोल लिख सकते हो कि distal centriole help in tail formation of sperm। किसमें हेल्प कर रहा है, tail formation of sperm, tail formation of sperm। नेक्स्ट, तो नेक रीजन के अगर आपको से पूछा जाए कि क्या प्रेजेंट है, तो नेक रीजन में हमारे क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। व्हाट इज मिडल पीस, अगर हम बात करें मिडल पीस को पावर हाउस ऑफ द स्पर्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मिडल पीस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज लाइंड है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है, जो क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द, या बोल सकते हो इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो ये जो मिडल पीस है, दिस मिडल पीस कंटेन्स अ माइटोकॉन्ड्रियाज एंड दिस माइटोकॉन्ड्रियाज वर्क एज अ पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। तो अब इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो कि जो ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज है दैट इज सराउंडेड द फिलामेंट, हमारे एक्सियल फिलामेंट। अगर हम बात करें कि डिस्टल सेंट्रियोल ने जो ये एक्सोनीम बनाया, इसको हम एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट, इसको हम एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। तो इस फिलामेंट के सराउंडिंग में क्या अरेंज हो रखे हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज अरेंज हो रखे हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज अरेंज है दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि हर एक माइटोकॉन्ड्रिया एक शीट से कवर्ड है, तो उस शीट को हम बोलते हैं नेबरकन शीट। पर इतना डीप हमें नहीं करना है, आप ये समझो बस ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और ये किसको कवर करता है, हमारी एक फिलामेंट को सराउंड करके कवर किया हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद दैट इज अ टेल रीजन। ये जो टेल रीजन है, इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। ये जो फोर्थ रीजन है, ये टेल रीजन क्या है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, दिस इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये क्या प्रोवाइड करता है, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट टू द स्पर्म। क्या करता है ये, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, जो एक स्पर्म को मूवमेंट करवाने में हेल्प करे, फैसिलिटेट टू द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, एक स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है कौन, दिस टेल रीजन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। तो एक तरह से अगर हम स्पर्म के चारों पार्ट्स की बात करें तो मोबिलिटी एक स्पर्म को कौन सा रीजन प्रोवाइड कर रहा है, टेल रीजन। उस मोबिलिटी के लिए एनर्जी कौन दे रहा है, मिडल पीस। मोबिलिटी के लिए एक फिलामेंट की जरूरत थी, वो किसने बना कर दिया, नेक पीस ने। और इस सारी चीजों को क्यों बनाया गया, क्योंकि हमें न्यूक्लियस को लेकर जाना है कहां पर, एक फीमेल गैमेट के पास। वो फीमेल गैमेट के पास जो न्यूक्लियस है वो किसने कंटेन किया, हेड रीजन ने। अब न्यूक्लियस को पहुंचाना है तो फीमेल गैमेट
गैमेट को हमें क्या करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करने के लिए वहां उसकी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, तो वो ओपन करने में किसने हेल्प किया है, एक्रोसोम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेटा ह्यूमन स्पर्म। आप ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर को यहाँ से भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमारी ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। तो जो oogenesis है दैट इज मार्केटली डिफरेंस विद द स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस से तो बेटा ये क्या है, अलग है। oogenesis इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम oogenesis के बारे में पढ़ते हैं बेटा, देखो। So our next topic is oogenesis. So oogenesis का मतलब क्या होता है, the formation of ova through the process of meiosis, that is our oogenesis. अब जो ये oogenesis है, पहली बात, इट इज अकरिंग इन द ओवरी। लोकेशन क्या है, बिल्कुल प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में हो रही है। तो ये कहां पर हो रही है, हमारी ओवरी के अंदर कंडक्ट हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ओवरी के अंदर कंडक्ट हो रही है, तो ओवरी के अंदर कंडक्ट होने में अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, ये ओवरी के अंदर कंडक्ट हो रही है, तो ओवरी भी ओवरी के अंदर कंडक्ट हो रही है। तो ये कैसी प्रोसेस है, ठीक है, ये हमारी एक oogenesis, एक मियोसिस की प्रोसेस है। पर ये बेटा स्टार्ट कब हुई, अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें, इट इज स्टार्ट इन द फिटल स्टेज। स्टार्ट इन अ फिटल स्टेज, या हम बोल सकते हैं इनसाइड द वोम ऑफ द मदर। मदर के वोम में ही फीमेल फिटस के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस मतलब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरी कंटेन ओवोगोनियम, ऐसी सेल्स जो फ्यूचर में जाकर ओवा बनाएगी, फीमेल गैमेट बनाएगी, उनको हम क्या बोलते हैं, ओवोगोनियम बोलते हैं। तो ये वाली प्रोसेस को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन फेज। पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज पढ़ेंगे, फिर इसी के अंदर हम ग्रोथ फेज पढ़ेंगे, और ग्रोथ फेज के बाद हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैच्योरेशन फेज। तो जो ये ओवोगोनियम है, दिस ओवोगोनियम इज डिप्लॉयड इन नेचर। ये ओवोगोनियम क्या है, डिप्लॉयड नेचर का है। पर यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, एट द 24th वीक। 24th वीक का मतलब क्या होता है, अराउंड 7 मंथ का फिटस है या एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर 24th वीक में ये हमारी जो सेल है वो किस फॉर्म में, अभी ओवोगोनियम की फॉर्म में। इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ अभी कौन सा फेज चलेगा बेटा, देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन फेज, जहां पर ये ओवोगोनियम अपने नंबर्स को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था। तो बहुत सारे ओवोगोनियम बन जाएंगे। अब जो ये ओवोगोनियम है, दिस ओवोगोनियम, ये जो बन गए हैं ओवोगोनियम विल इंक्रीज इन साइज, सभी के सभी डिप्लॉयड है, एवरी ओवोगोनियम इज डिप्लॉयड। बिल्कुल अभी तो कोई प्रोसेस हुई नहीं है। तो यही ओवोगोनियम विल इंक्रीज इन साइज, अपनी साइज को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। जैसे ही ओवोगोनियम अपने साइज को इंक्रीज कर लेगा, जैसे ही ओवोगोनियम अपने साइज को इंक्रीज कर लेगा, अभी भी बेटा ये क्या है, डिप्लॉयड है। और इस फेज को हम क्या बोलते हैं, दिस फेज इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं, कि अभी जो ओवोगोनियम है उसने अपने साइज को इंक्रीज कर लिया। ऐसा ओवोगोनियम जिसने अपने साइज को इंक्रीज कर लिया है, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, ऐसी स्पर्मेटोगोनिया जिसने अपने साइज को इंक्रीज कर लिया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऐसे ही ओवोगोनिया जिसने अपने साइज को इंक्रीज कर लिया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। याद हो गया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अब जो प्राइमरी oocyte है, दिस प्राइमरी oocyte इज द रीजन ऑफ द ग्रोथ फेज। अभी यहाँ पर कोई मियोसिस स्टार्ट नहीं हुई है। अब जो ये प्राइमरी oocyte है बेटा, दिस प्राइमरी oocyte कितने होते हैं, अगर हम अमाउंट की बात करें तो हमने क्या देखा कि जब ये मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट हुआ था, तो ये हमारे जो ओवोगोनियम से, दीज आर इन मिलियंस, बहुत सारे ओवोगोनियम थे। पर जैसे जैसे बर्थ का टाइम आया, जैसे जैसे किसका टाइम आया, एक बर्थ का टाइम आया, एक फिटस के बर्थ का टाइम आया, तो वहीं पर ये जो प्राइमरी oocytes थे, तो ये जो प्राइमरी oocytes थे, ये हमारे कितने नंबर में रह जाते हैं, दीज रिमेन्स इन द लैग्स बेटा, दीज रिमेन इन द लैग्स।
ऑल्सो दिस प्राइमरी आपको लग रहा है, पर बर्थ के दौरान या हम बोल सकते हैं 9 मंथ में व्हाट विल हैपन, ये जो प्राइमरी ओसाइट है बेटा अंडरगोज मियोसिस 1, क्या स्टार्ट हो चुकी है, मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुकी है, अभी बर्थ नहीं हुआ है। दिस प्राइमरी ओसाइट अंडरगो मियोसिस 1, और मियोसिस 1 के फर्स्ट फेज में आ चुका है प्रोफेज में, और प्रोफेज के कौन से फेज में आकर रुक गया है, डिप्लोटीन पर आकर रुक गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा। और ऐसी प्राइमरी ओसाइट जहां पर रहेगा तो ये डिप्लॉयड है, क्योंकि अभी तो कोई प्रोसेस हुई नहीं है, पर ये कैसा डिप्लॉयड है जिसकी प्रोसेस कहां पर रुकी हुई है, डिप्लोटीन फेज पर रुकी हुई है। तो ये जो प्राइमरी ओसाइट है, अभी भी क्या हम इसको कोई और नाम से जानेंगे, नो बेटा, नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट। तो जब फीमेल का बर्थ हुआ है तो बर्थ के दौरान उस फीमेल की ओवरी में क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी ओसाइट नियरली इन लेग्स के अंदर ये प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट है, जो प्राइमरी ओसाइट मियोसिस 1 में एंटर कर चुके हैं, और वो कहां पर स्टॉप है, डिप्लोटीन फेज पर स्टॉप है। किसके डिप्लोटीन पर, मियोसिस 1 के डिप्लोटीन पर स्टॉप है। तो यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि अभी जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस मेल के अंदर प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट हुई, वो प्रोसेस एक फीमेल में विदाउट प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, और वो भी मदर के वोम में ही, मदर के वोम में, या हम बोल सकते हैं कि अभी उस फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ है, तो ये प्राइमरी ओसाइट वहां पर प्रेजेंट है। तो जैसे फीमेल का बर्थ होता है तो उसकी ओवरी में बेटा क्या प्रेजेंट है, इस टाइप की प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट है, जो क्या है, डिप्लॉयड है, पर कहां पर रुकी हुई है, प्रोफेज पर, डिप्लोटीन पर रुकी हुई है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ड्यूरिंग इट्स चाइल्डहुड का मतलब है कि अब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आई है। जैसे ही प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी के दौरान इन्होंने क्या देखा कि ये जो हमारी प्राइमरी ओसाइट है, ये जो प्राइमरी ओसाइट है, इसका नंबर ही डिक्रीज लग रहा है हमें। तो कितना डिक्रीज, कि जहां पर हर ओवरी के अंदर इनकी अमाउंट लैक्स में थी, अब हर ओवरी के अंदर इनकी अमाउंट 60,000 to 80,000 ही है बस। मतलब each ovary contain these primary oocyte, कितने, 80,000 या फिर 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocyte हर ओवरी के अंदर प्रेजेंट। तो जैसे प्यूबर्टी आई बेटा, पहली बात तो हर ओवरी के पास इनका नंबर डिक्रीज हो चुका है। डिक्रीज होने का मतलब कि ये जो प्राइमरी oocyte की अमाउंट है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। 60,000 से 80,000 बच गए। अब जो ये प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte में प्यूबर्टी के दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर ओवरी से कुछ सेल्स ने आकर इनको घेर लिया। क्या कर लिया, प्राइमरी oocyte को, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है, अगर हम इसको ऐसे लिखे, प्राइमरी oocyte को कुछ सेल्स ने आकर घेर लिया। ये सेल्स कहाँ आई है, ओवरी की वॉल से आई है। इन सेल्स को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। तो ऐसी स्ट्रक्चर that is making with primary oocyte plus follicular cell, ऐसी स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। तो इट मींस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी जो हमारी ओवरीज है, उन ओवरीज के अंदर ईच ओवरी कंटेन्स 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, अंडरगोज डेवलपमेंट, अलग अलग डेवलपमेंट प्रोसेस से ये जाएगी, और फाइनली यहाँ पर क्या कंडक्ट होगी, एक मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ये मियोसिस 1 कंप्लीट करेगी हमारी, क्या यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल कंप्लीट कर रही है मियोसिस 1, नहीं, यहाँ पर बेटा फॉलिकल्स की भी डेवलपमेंट होगी। जैसे सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शरी फॉलिकल बनेगा, ग्रेफेन फॉलिकल्स बनेंगे, मतलब वेरी मच ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर होगी। पर अगर मैंने अभी आपको बताया तो आप ये सारा कंफ्यूजन में आ जाएगा। अभी आप समझो कि प्राइमरी फॉलिकल में कुछ डेवलपमेंट हुई, तो डेवलपमेंट के दौरान उस फॉलिकल का जो प्राइमरी oocyte था, मैं फॉलिकल का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है, नहीं, मैं ये बोलूंगी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है, उसके अंदर जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टेज में वो गया, उसके अंदर क्या कंप्लीट होगी, उस oocyte की मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। और कैसे मियोसिस 1 थी, इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर इरेगुलर साइटोकाइनेसिस हुई है।
क्या हुई है? इर्रेगुलर साइटोकाइनेसिस। इर्रेगुलर साइटोकाइनेसिस का मतलब कि ये मेरी सेल थी, इस सेल को इक्वल अमाउंट में डिवाइड होना था, पर इर्रेगुलर साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है? एक सेल तो बहुत बड़ी बन गई और दूसरी सेल बहुत छोटी बन गई। तो इर्रेगुलर साइटोकाइनेसिस की वजह से क्या हुआ? वन बिकम्स अ वेरी बिग सेल। एक बार मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा हटा देती हूँ, रुके बेटा। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इर्रेगुलर साइटोकाइनेसिस हुई है, तो इर्रेगुलर साइटोकाइनेसिस में व्हाट विल हैपन? अगर हम इर्रेगुलर साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, तो इर्रेगुलर साइटोकाइनेसिस में एक तो हमारे पास बहुत बड़ी सेल जिसके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म आया, और एक वेरी स्मॉल सेल जिसके पास बहुत कम साइटोप्लाज्म आया। ऐसी सेल जिसके पास बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म आया उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। और ऐसी सेल जिसपे बहुत कम साइटोप्लाज्म आया उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी बोलते हैं। पोलर बॉडी का मतलब, या आप बोल सकते हो फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि इस टाइप की इर्रेगुलर साइटोकाइनेसिस हमारी एक और कंडक्ट होगी। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है कैसा है बेटा? इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। पहली बात, क्योंकि मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन, तो जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल का प्राइमरी oocyte था दैट इज डिप्लॉइड, पर जो हमारा सेकेंडरी oocyte है दैट इज हैप्लॉइड। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कैसी है हमारी? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल थी उसमें डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट होते होते फॉलिकल तो चेंज होती रही पर प्राइमरी oocyte वैसा ही रहा। पर एक फॉलिकल की ऐसी स्टेज आएगी जहां पर प्राइमरी oocyte हमारा मियोसिस 1 को पूरी कर देगा और पूरी करके दो सेल बनाएगा। दो सेल में भी कैसी होगी? इर्रेगुलर साइटोकाइनेसिस होगी, जिसमें एक को हम सेकेंडरी oocyte बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जो ये सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस सेकेंडरी oocyte जो है अभी भी इसके अंदर मियोसिस 1 क्या है? अभी भी इसके अंदर क्या है? मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है। पर ये जो मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है तो मियोसिस 2 भी कह रहा है चलो मैं स्टार्ट कर ही लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं? मियोसिस 2 को भी स्टार्ट कर लेता हूं। तो दिस प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte विल स्टार्ट मियोसिस 2। मियोसिस 2 स्टार्ट कर ली इसने, ठीक है भाई, मैंने मियोसिस 1 कर ली थी तो मैं मियोसिस 2 स्टार्ट कर लेता हूं। तो मियोसिस 2 स्टार्ट करी और फिर इसको परेशानी हो गई। क्या परेशानी हुई? इसने उस मियोसिस को कहां पर स्टॉप कर दिया? मेटाफेज स्टेज पर स्टॉप कर दिया। मेटाफेज 2 पर क्या कर दिया? उस मियोसिस को स्टॉप कर दिया। तो मियोसिस 2 इन सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। जबकि फर्स्ट पोलर जो बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी विल डीजनरेट या एक दो ऐसे टारगेट जैसे एनिमल्स है जहां पर पोलर बॉडी, ये वाली पोलर बॉडी भी मियोसिस 2 कंप्लीट करती है। पर जनरली मियोसिस 2 जो फाइनल कंप्लीट होती है, जो गैमेट की फॉर्म में आएगी, वो गैमेट की फॉर्म में कौन सा आता है? सेकेंडरी oocyte ही आता है। इस फर्स्ट पोलर बॉडी को लिख दो कि इट विल बिकम डीजनरेट। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ कि ये मियोसिस 2 पर रुक गया, मेटाफेज 2 पर रुक गया सेकेंडरी oocyte। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है जो मेटाफेज 2 पर रुका है, यहाँ पर दो सिचुएशन आती है हमारे पास, मतलब दो डिसीजंस आते हैं सेल की, और ये डिसीजन इवेंट डिसाइड करता है स्पर्म। इफ स्पर्म एंटर्स इनटू सेकेंडरी oocyte, then this meiosis 2 will complete हो जाएगी, then this meiosis 2 will completed। if sperm will not enter, then this meiosis 2 remain at metaphase 2 and this follicle will undergo, या this oocyte will undergo menstrual cycle से एक फीमेल की बॉडी से क्या चला जाएगा? आउटसाइड द फीमेल बॉडी। मतलब कभी भी फीमेल में oogenesis बिना स्पर्म के कंप्लीट नहीं हो सकती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इसका मतलब an oogenesis is never completed
इन एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, इन एब्सेंस ऑफ स्पर्म। तो एक फीमेल की लाइफ में जब तक स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट तक नहीं आता है तो उसकी बॉडी में वो जेनेसिस कंप्लीट नहीं होती है। तो यहां से आपको समझ में आया। अगर स्पर्म आ गया तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, तो यहां पर क्या बनेगी, 2 सेल बनेगी। एक सेल को हम क्या बोलेंगे, ओटेड बोलेंगे, और दूसरी सेल को हम क्या बोलेंगे, सेकंड पोलर बॉडी। और शेप देखकर आपको पता चल रहा है कि दिस इज ऑल्सो इरेगुलर माइट, या बोल सकते हो इरेगुलर साइटोकाइनेसिस, इरेगुलर साइटोकाइनेसिस। आई थिंक आपको ओजेनेसिस अच्छे से समझ में आ गई है। हम इस ओजेनेसिस को एक बार और रिपीट कर देते हैं, देखो फास्ट रिपीट लेते हैं। तो ओजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा है कि एक फीमेल 24th वीक का जो फीटस है, बेबी या बोल सकते हो ये गर्ल फीटस जो है, ये गर्ल फीटस 24th वीक में क्या करता है, अपनी ओवोनियम का नंबर बढ़ाता है। माइटोसिस हो रही है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और ये क्या नंबर हो जाता है, मिलियंस के अंदर नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो ओवोनियम बनेगा वो क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। पर जैसे ही डिप्लॉइड नेचर जो है, डिप्लॉइड नेचर के अंदर दिस ओवोनियम विल ड्रॉ द न्यूट्रिशन कैरी करेगा और क्या बना लेगा, एक प्राइमरी ओसाइट बना लेगा। तो ओवोनियम से प्राइमरी ओसाइट का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं। तो जितनी अमाउंट ओवोनियम की होगी उतनी ही हमारे प्राइमरी ओसाइट होंगे, बन गए प्राइमरी ओसाइट। अब जो प्राइमरी ओसाइट कह रहा है कि मैं मियोसिस 1 में अभी एंटर कर रहा हूं, मैं बाद में एंटर नहीं कर रहा, तो अभी भी फीमेल का बर्थ नहीं हुआ है। तो ये प्राइमरी जो ओसाइट है इसके अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट हुई, पर मियोसिस 1 जैसी स्टार्ट हुई ये पागल हो गया, ये कह रहा है कि मैं कंप्लीट नहीं कर रहा। तो इसने अपने आप को कहां पर अरेस्ट कर लिया, इट अरेस्टेड इटसेल्फ इन द प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर जो डिप्लोटीन फेज है वहां पर इसने अपने आप को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। जैसे अरेस्ट किया, अभी भी हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ओसाइट डिप्लॉयड है क्योंकि मियोसिस पूरी नहीं हुई है। पर ये जो अरेस्टेड स्टेज है प्राइमरी ओसाइट की, ये अभी भी कितने में है, लैक्स अमाउंट में। और ऐसी फीमेल जो बर्थ लेती है वो बर्थ किसके साथ ले रही है, प्राइमरी ओसाइट के साथ ले रही है, जिसके अंदर मियोसिस 1 क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अब जो प्राइमरी ओसाइट तक है ये इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहता है थ्रू आउट द चाइल्डहुड ऑफ अ फीमेल। जैसे ही प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आते ही ये जो प्राइमरी ओसाइट था इसके चारों तरफ एक ग्रुप ऑफ सेल आकर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। ऐसा प्राइमरी ओसाइट जिसके पास फॉलिकुलर सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अरे मुझे तो लाख्स में मिलनी चाहिए थी, पर मैंने क्या देखा कि जो प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है वो कितनी प्रेजेंट है, 60,000 से 80,000। भाई मैंने जब बर्थ के दौरान इस फीमेल के अंदर देखा था तो लेग्स के अंदर यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट थे, तो लेग्स के अंदर ही फॉलिकल होने चाहिए। इट मीन्स यहाँ फीमेल के अंदर ऐसी प्रोसेस चलती है जहां पर डे या बोल सकते हो जैसे जैसे फीमेल ओल्ड होएगी तो वहां पर प्रेजेंट जो ये गैमेट की जो बनाने की जो सेल है वो क्या होती जाएगी, डीजनरेट होती जाएगी। चलो ठीक है। तो इट मीन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी हर एक ओवरी 60 to 8,000 जो ये वो प्राइमरी फॉलिकल इट इज प्रेजेंट इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी के पास इतने ओसाइट प्रेजेंट। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डेवलपमेंट करेगी, अपनी डेवलपमेंट कर रही है, तो डेवलपमेंट का कोई एक फेज आएगा जहां पर ये अपनी मियोसिस 1 को क्या कर लेगी, पूरी कर लेगी। अब जो मियोसिस 1 होती है क्या होती है, इरेगुलर साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें क्या डेवलप होगा, एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा और एक क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर बनेगी। जो सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 पर आकर रुक गया, ये कह रहा है ठीक है मैंने मियोसिस 1 तो कर लिया पर मैं अभी मियोसिस 2 अपनी क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, पर पूरी नहीं करूंगा, अपने आप को कहां अरेस्ट कर लिया, मेटाफेज 2 पर अरेस्ट कर लिया। इरेगुलर साइटोकाइनेसिस से जो पोलर बॉडी बनी वो पोलर बॉडी क्या कह रही है, भाई मैं तो डीजनरेट हो जाऊंगी, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं आराम से लुप्त होने के लिए तैयार हूं। अब जो मियोसिस 2 है जो मेटाफेज 2 पर अरेस्ट होगी, ये वेट करता है स्पर्म की। अगर स्पर्म आता है इस सेकेंडरी ओसाइट के अंदर तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, पर अभी भी क्या कर रहा है, ये इरेगुलर साइटोकाइनेसिस कर रहा है। ये क्या बनाएगा, या तो ओटेड बनाएगा या क्या बनाएगा, सेकंड पोलर बॉडी। अगर स्पर्म एंटर नहीं करता है तो मियोसिस 2 रिमेन एट, या बोल सकते हो मेटाफेज 2 पर रहेगी। तो
तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये सेकेंडरी ओसाइट कभी भी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करेगा। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू फीमेल की बॉडी से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ऐसी oogenesis जो कंप्लीट ही नहीं होती है, किसकी एब्सेंस में, स्पर्म के एब्सेंस में, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी कंप्लीट होती जाती है और अपनी प्रोडक्शन क्या करती है, थ्रू आउट द लाइफ कंप्लीट रखती है। तो oogenesis आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, तो oogenesis के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, दिस इज अ oogenesis। oogenesis के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ दिस, देखो यहाँ पर रिमार्केबल, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में हमें गिवन है सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी बेटा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर प्यूबर्टी के दौरान व्हाट विल हैपन, स्पर्मेटोगोनिया थे जिसके अंदर क्या हुआ, पहले माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, कोई भी चीज हमने बाहर से तो नहीं कही है बेटा, गिवन है पर उनके टर्म्स के नाम नहीं गिवन। यहाँ पर ये क्या आया, अभी मल्टीप्लीकेशन फेज आया। अब जो ये मल्टीप्लीकेशन फेज है, इसमें सिर्फ माइटोसिस हुई है, अभी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, 46 रहेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, इनमें से कुछ सेल, देखो यहाँ पर डिवाइडेड नहीं किया, देखो कुछ ही सेल को, कुछ सेल हमारी किस तरह से एक्ट करेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, किस तरह से एक्ट करेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो क्या हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में एक्ट करेंगी, देखो इन्होंने ये ब्लू वाली जो बॉल्स बनाकर हमें दिए, दीज आर द बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या है, हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। दीज ब्लू कलर सेल्स आर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये इन्होंने ग्रोथ ही दिखाया, दिस फेज इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं। तो ये जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते ही इनमें मियोसिस 1 स्टार्ट हुई। मियोसिस 1 स्टार्ट हुई तो यहाँ पर क्या बनी, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। यहाँ पर क्या डेवलप हुई, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, फिर इसमें सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन हुई तो स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिक में डिफरेंशिएशन, मैंने बोला था रीअरेंजमेंट ऑफ अ सिंगल सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और उससे हमारा क्या बन गया, एक स्पर्मेटोजोआ बन गया। अब क्रोमोसोम नंबर क्या थे, जैसी सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, या बोल सकते हो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन खत्म हो चुकी है तो रिडक्शन हो चुका है, meiosis 1 is called reduction division, यहाँ रिडक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम आ चुके हैं एक सेल के पास, 23 में मैंने आपको बोला था कि 50% यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम कंटेन करेंगे, 50% वाई। अब यहाँ पर मियोसिस 2 होगी तो इक्वेशनल डिवीजन होता है मियोसिस 2, तो ये 23 के 23 हमारे क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। अब हम वो जेनेसिस को देखते हैं। oogenesis के अंदर भी क्या, देखो oogonia प्रेजेंट थे, पर ये जो oogonia पे फिटल लाइफ चल रही है, कुछ नहीं हुआ। माइटोसिस, डिफरेंशिएशन मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज आया, एक प्राइमरी oocyte बना, क्या बना, प्राइमरी oocyte। पर ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या कह रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पर रुक गया प्रियोर टू द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले। अब ये ओव्यूलेशन क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मियोटिक डिवीजन पर ये रुक गया। तो पहले ये जो प्राइमरी oocyte है, ये oocyte कहाँ रुका हुआ है, इट इज स्टॉप एट प्रोफेज ऑफ डिप्लोइड, और ये चाइल्डहुड तक क्या रहा, कंटिन्यू रहा प्राइमरी oocyte। पर जैसे प्राइमरी oocyte में प्यूबर्टी आई, ये प्राइमरी oocyte के अंदर कुछ फॉलिकल्स डेवलपमेंट हुई, तो यहाँ पर इरेगुलर मियोसिस हुई, और इरेगुलर मियोसिस में एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और एक क्या बना, सेकेंडरी oocyte। अगर स्पर्म यहाँ पर आता है, स्पर्म विल एंटर, तो स्पर्म यहाँ पर एंटर होता है तो यही oogenesis जो है तो कंप्लीट होती है, एक बनता है ओवम और एक बनता है सेकंड पोलर बॉडी। तो मियोसिस 2 भी यहाँ पर क्या है, इरेगुलर साइटोकाइनेसिस हमें शो करती। तो यहाँ पर जो मियोसिस है वो कैसी कंडक्ट करती है, बोथ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 डू इरेगुलर साइटोकाइनेसिस। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अ स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, या इस ओवरी के अंदर ये जो प्राइमरी सेकेंडरी बन रहा है, ओव्यूलेशन होता है, ये क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है, देखिए। तो ये जो ओवरी है, इस ओवरी को हम इस तरह से बनाते हैं बेटा, दिस इज अ ओवरी, आमंड शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज अ ओवरी। ओवरी का जो
आउटर लेयर होती है, अगर हम ओवरी की आउटर लेयर की बात करें, दिस लेयर कंटेन्स अ थिन ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो बाहर की लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। बाहर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम कवर्स अ लिक्विफाइड फ्लूइड या एक सेलुलर टिश्यू को कवर करता है, मतलब यहाँ पर एक सेलुलर टिश्यू कवर्ड है, उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। पर जो ये कंप्लीट स्ट्रोमा है बेटा, दिस इज कंप्लीट स्ट्रोमा, ये कंप्लीट स्ट्रोमा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब इसका जो पेरिफेरी पार्ट है, पेरिफेरी का मतलब ये जो साइड का पार्ट है, इस पेरिफेरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस पेरिफेरी पार्ट इज कॉल्ड कोर्टेक्स। स्ट्रोमा का जो पेरिफेरी पार्ट है, स्ट्रोमा का जो पेरिफेरी पार्ट है, पेरिफेरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कोर्टेक्स। और जो इसका मीडियल पार्ट है, देखो ये पेरिफेरी पार्ट है, इस पेरिफेरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस पेरिफेरी पार्ट इज कॉल्ड कोर्टेक्स। पेरिफेरी पार्ट को कोर्टेक्स बोलते हैं। और जो ये मिड वाला पार्ट है स्ट्रोमा का, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेडुला। दिस इज कॉल्ड मेडुला। तो इनर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज कॉल्ड मेडुला। इस मेडुला से यहां पर क्या एंटर कर रही है, देयर इज अ एंट्री ऑफ ब्लड वेसल्स। जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो कहां से एंटर करती है, दीज आर द ब्लड वेसल्स एंटर्स इनटू द मेडुला रीजन। और जनरली कॉर्टेक्स जो रीजन होता है, ये हमारे ओवोगोनियम या फिर फॉलिकल्स को क्या करता है, कंटेन करता है। ओके, तो मेडुला रीजन इज मेजरली कंटेनिंग, वैसे तो सारी डिसोरिएंटेड होती है, पर मेडुला रीजन इज जनरली कंटेनिंग योर ब्लड वेसल्स, और कॉर्टेक्स रीजन में हमारा ओवोगोनियम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो कॉर्टेक्स के अंदर ओवोगोनियम प्रेजेंट है, तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स हो गया, और सेंटर में हमारा क्या हो गया, मेडुला हो गया। और जो ये पूरा टिश्यू है, ये सेलुलर है, ब्लड वेसल्स है इसमें भरी हुई। अब ये जो रीजन है, इस रीजन में हम बहुत ध्यान से देखते हैं कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे हो रही है। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ओवोगोनियम तो आपको समझ में आ गया। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि किस तरह से फॉलिकल डेवलप हो रही है, मतलब प्यूबर्टी के बाद का सिनेरियो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्यूबर्टी के बाद का सिनेरियो देखते हैं। प्यूबर्टी से पहले बर्थ स्टेज में हमने ये पढ़ा था कि दिस इज कॉल्ड ओगोनिया। ओगोनिया किस में कन्वर्ट हो गया था, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte मतलब ओगोनिया इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte। ये क्या बन गया था, प्राइमरी oocyte बन गया था। तो हम एक बार ना यहाँ सीरीज लेकर चलते हैं। दिस इज अ ओगोनिया, मतलब बर्थ से पहले की बात हो रही है। फिर ये क्या बन गया, साइज में इंक्रीज हुआ तो प्राइमरी oocyte। अब जो प्राइमरी oocyte विल कम्स इनटू प्यूबर्टी एज तक ये ऐसे ही रहता है। और कितने oocyte प्यूबर्टी एज पर हमें मिलते हैं, 60,000 टू 80,000 हमें यहाँ पर मिलते हैं, 60,000 टू 80,000। और कहां पर स्टॉप है ये प्राइमरी oocyte, प्रोफेज के डिप्लोटीन फेज पर क्या है, ये स्टॉप है। कौन सा प्रोफेज, प्रोफेज 1। तो जैसे प्यूबर्टी हुई, यहां पर बेटा जो प्राइमरी oocyte है, दिस प्राइमरी oocyte is surrounded by a group of cell coming from the stroma। स्ट्रोमा से कुछ ग्रुप ऑफ सेल आएंगी, और स्ट्रोमा से जो ग्रुप ऑफ सेल आएंगी, वो ग्रुप ऑफ सेल इसको क्या कर लेगी, सम फ्लैटेंड सेल, फ्लैट नेचर की सेल होंगी, और ये क्या बना देगी, स्ट्रक्चर बना देगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। सो दिस इज अ प्राइमरी फॉलिकल। बोल दूं मैं, प्राइमरी फॉलिकल हर जगह लिखा होता है, पर यहाँ पर हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं बेटा। अभी हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या बोलेंगे हम इसको, प्राइमोडियल फॉलिकल। व्हाट इज प्राइमोडियल फॉलिकल, कि अभी अभी प्राइमरी oocyte से फ्लैटेंड सेल ने इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल। दिस प्राइमोडियल फॉलिकल क्या कह रही है कि जब मेरे ऊपर ये जो अटैच फॉलिकुलर सेल्स है, इन फॉलिकुलर सेल्स का क्या बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। इस फॉलिकुलर सेल का क्या बढ़ जाएगा, नंबर। और नंबर के साथ साथ ये सेल्स थोड़ी सी कॉल्यूमनर शेप हो जाएगी। कैसी शेप की हो जाएंगी ये सेल्स, थोड़ी सी कॉल्यूमनर शेप की सेल्स हो जाएंगी। मतलब नंबर भी बढ़ गया, और सेल की जो शेप है वो शेप भी क्या होगी, कॉल्यूमनर होगी। तो ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे,
अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। तो एक तो ये क्या थी, फ्लैट से क्या होगी, थोड़ी सी कॉलमनर शेप हो गई, थोड़ी सी क्या कॉलमनरी हो गई। तो ये ऐसी हमारी फॉलिकल को हम क्या बोलेंगे, सच फॉलिकल इज कॉल्ड अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है, इसके पास क्या आ गई है, ग्रुप ऑफ सेल्स आ गई। अब जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सेल को बेटा हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल बोलते हैं। दिस ग्रुप ऑफ सेल, इस कंप्लीट ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। एनसीईआरटी में जोना पेलुसिडा हमें आगे दी हुई है इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, पर हायर बुक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एक प्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है, दिस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा प्राइमरी फॉलिकल में ही प्रेजेंट है, पर दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। ये भी याद रखना, हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, पर ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो अभी अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है, अगर मैं कहूं इस अर्ली प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये ग्रैन्युलोसा सेल क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ग्रैन्युलोसा सेल क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा सेल इतनी ज्यादा बन गई है, इतनी ज्यादा बन गई है, बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल बन गई है। अब ये मल्टीलेयर्ड जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, मल्टीलेयर्ड ग्रैन्युलोसा सेल्स है, is little bit start surrounding some of the fibers। इसके सराउंडिंग में क्या इकट्ठा होने लग गया, कुछ अमाउंट के यहाँ पर फाइबर्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। तो ऐसी फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, लेट प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लेट प्राइमरी फॉलिकल, जहां पर क्या हो गया है, कुछ अमाउंट ऑफ फाइबर्स क्या हो गए हैं, उसके ग्रैन्युलोसा सेल्स के सराउंडिंग में कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए। सो दिस इज अभी प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल, सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स, और इसके मिड में यहां पर क्या प्रेजेंट है, सॉरी इसके आउटसाइड में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस टिश्यू। अब जो ये प्राइमरी फॉलिकल है हमारी, या बोल सकते हैं ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, दिस प्राइमरी फॉलिकल विल, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो सराउंडिंग के ग्रैन्युलोसा सेल है, ये बाहर की ग्रैन्युलोसा सेल है, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, ये घुलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, घुलना स्टार्ट हो जाएगी। साथ साथ ये ग्रैन्युलोसा सेल भी और बढ़ रही है, साथ साथ ये ग्रैन्युलोसा सेल भी और ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसी फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, ऐसी फॉलिकल को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। Such kind of follicle is called secondary follicle। तो अभी ये प्रेजेंट है हमारा प्राइमरी oocyte, यहाँ पर क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल भी बहुत ज्यादा हो गई है, क्या बढ़ गई है, ग्रैन्युलोसा सेल की भी अमाउंट बढ़ गई है, ग्रैन्युलोसा सेल की भी अमाउंट बढ़ गई। अगर मैं हम इसको थोड़ा सा बेटा एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ पर ग्रैन्युलोसा सेल की भी अमाउंट बढ़ गई है। एंड ऑल्सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो कोने पर या बोल सकते हो पेरिफेरी पर जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थी वो घुलना स्टार्ट हो गई है, घुलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये घुलना स्टार्ट होएंगी तो यहाँ पर व्हाट विल हैपन, एक टाइप की लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो गई है, एक लेयर बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो लेयर बनना स्टार्ट हुई है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस विल बिकम थिका इंटरना इन फ्यूचर। मतलब एक लेयर बनेगी, थिका सेल, थिका का मतलब होता है बाउंड्री, और साइड में फाइबर्स भी क्या हो गए, बहुत ज्यादा कंडेंस हो गए। पर अभी भी हमें बहुत क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाहर फाइबर्स कंडेंस हो रहे हैं और अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स भी साइड से क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, थिका वॉल बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, थिका वॉल। पर अभी थिका
वॉल सेपरेट नहीं हुई, अभी मिक्स है। ये अंदर क्या होगी, ग्रेन्युलोसा सेल, और ये क्या हमारा प्राइमरी oocyte। जोना पेलुसिडा मैंने अभी नहीं बनाया क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बेटा जोना पेलुसिडा कम्स इन द लेटर स्टेज, तो हम वही लेटर स्टेज पढ़ेंगे। तो सच फॉलिकल इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। इस फॉलिकल को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इस फॉलिकल के अंदर जहां पर ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट है, वहां पर सम सॉर्ट ऑफ एक लिक्विड का जमना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट लिक्विड इज कॉल्ड लिक्वर फॉलिक्यूली। दैट लिक्विड इज कॉल्ड लिक्वर फॉलिक्यूल। बहुत आराम से हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। अभी ये प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर हमारी क्या प्रेजेंट थी भाई, ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट थी। Here comes the granulosa cell। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि इस ग्रेन्युलोसा सेल में एक लिक्विड का जमना स्टार्ट या एक लिक्विड का कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दैट कलेक्शन ऑफ लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड का कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो एक कैविटी बना देगा, एक लिक्विड की फिल्ड कैविटी। इस लिक्विड फिल्ड कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। कंटेन अ लिक्विड, जिस लिक्विड का नाम है दैट इज कॉल्ड लिक्वर फॉलिक्यूलाई। लिक्वर फॉलिक्यूलाई, लिक्विड का नाम है लिक्वर फॉलिक्यूलाई। ये जो लिक्विड यहाँ पर कलेक्ट हुआ है, इसके सराउंडिंग में यहाँ पर सेल्स भरी हुई है। क्या देखा साथ साथ में, हमारी जो थिका वॉल थी, वो थिका वॉल भी हमें क्लियरली दिख रही है। इट मीन्स द सराउंडिंग वॉल इज कॉल्ड थिका इंटरना। इट इज कॉल्ड थिका इंटरना। जो सराउंडिंग में वॉल है, दिस इज कॉल्ड थिका इंटरना। और इसके बाहर जो फाइब्रस लेयर थी, वो भी अब हमें सेपरेट दिख रही है पूरी। ये भी हमें क्या दिख रही है, प्रॉपर सेपरेट दिख रही है। दिस इज कॉल्ड थिका एक्सटर्ना। तो जब सेकेंडरी से हम टर्शरी फॉलिकल के पास आ रहे हैं, तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर हमें बहुत अच्छे से डिमार्केशन दिख रही है, किसकी, थिका वॉल की, थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना। और यहाँ पर क्या बन चुकी है, कैविटी बन चुकी है, जिस कैविटी को हमने क्या बोला है, एंट्रम बोला। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं, ये जो टर्शरी फॉलिकल है बेटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देखी कि भाई यहाँ पर थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना बन चुका है और एक कैविटी बन चुकी है। कैविटी का बनना याद रखना, कैविटी का बनना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टर्शरी फॉलिकल। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, टर्शरी फॉलिकल का। नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखा गया कि जब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट प्राइमरी oocyte है, नाउ दिस प्राइमरी oocyte विल कंप्लीटेड इट्स मियोसिस 1। अपनी मियोसिस 1 ये क्या कर लेता है, यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है। तो जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल ने प्राइमरी oocyte से टर्शरी फॉलिकल की तरफ ये डेवलप हो रही थी, तो उस दौरान मियोसिस 1 कौन कंप्लीट कर लेता है, हमारा प्राइमरी oocyte कंप्लीट कर लेता है। अब जब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी oocyte अंडरगो मियोसिस 1 विल मेक सेकेंडरी oocyte, और एक यहाँ पर क्या बनेगी, पोलर बॉडी। साथ में यहाँ पर क्या बनेगी, पोलर बॉडी। ये बन गई पोलर बॉडी। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस सेकेंडरी oocyte एंड द पोलर बॉडी विल बिकम, या मियोसिस 1 यहाँ पर जो कंप्लीट हुई है, वो कहां पर हुई है, टर्शरी फॉलिकल के बनने के दौरान कंप्लीट हुई। अब जो टर्शरी फॉलिकल है, इसके अंदर और भी चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आए, अगर मैं कहूं दिस सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय अ लेयर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हमने क्या बोला था, जोना पेल्यूसिडा। मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, टर्शरी फॉलिकल के बाद जो सेकेंडरी oocyte बनता है, दैट सेकेंडरी oocyte विल सराउंडेड बाय जोना पेल्यूसिडा। और इसके बाहर यहाँ क्या प्रेजेंट है, पोलर बॉडी प्रेजेंट है। दिस इज पोलर बॉडी। कैसी पोलर बॉडी है ये, इट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। और बाहर इसके क्या प्रेजेंट है, अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। मतलब मैम लेयर कहां से आ गई, अभी तो ग्रुप चल रहा था। मतलब एक गुच्छा है ग्रेन्युलोसा सेल का, पर उतना डीप नहीं है। क्यों डीप नहीं है,
क्योंकि जो ये ग्रेनुलोसा सेल है इसका मैक्सिमम स्पेस किसने घेर लिया है, उस कैविटी ने घेर लिया है। दैट कैविटी इज एंट्रम, मतलब एंट्रम अब बहुत बड़ी हो गई है। एंड इट इज सराउंडेड बाय थिका इंटरना एंड थिका एक्सटर्ना। दिस इज थिका इंटरना एंड थिका एक्सटर्ना हमारी फाइब्रस लेयर। थिका इंटरना एंड थिका एक्सटर्ना। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर अभी आपकी ग्रेनुलोसा सेल प्रेजेंट है। तो इसको डीपली अगर हम पढ़ें तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ऐसी एक सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा सेल की इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफाइरस। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलस ओफाइरस। और जो ये यहाँ पर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं लग रहा कि एक स्टेम से एक ओसाइट अटैच हो रखा है। तो इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट वर्ड इज यूज्ड एज अ पेडिसल। पेडिसल मतलब एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो ये हमारी क्या होगी, क्यूमुलस ओफाइरस, और ये पेडिसल, और इससे हमारा सेकेंडरी ओसाइट अटैच है। इसी सराउंडेड बाय द सेकेंडरी ओसाइट इज सराउंडेड बाय द जोना पेलुसिडा। यहाँ पर भी कई बच्चे सोचते हैं कि प्राइम फर्स्ट पोलर बॉडी भी जोना पेलुसिडा से कवर्ड है। नहीं बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी इज नॉट कवर्ड बाय द जोना पेलुसिडा। अब होगा क्या, ये जो ऐसी फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का क्या फीचर हो गया, एक तो यहाँ पर एंट्रम बहुत बड़ी हो गई है, सेकेंड यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, सेकेंड यहाँ पर जोना पेलुसिडा डेवलप हो गई है, सराउंड्स द सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट से क्या सराउंड हो गई है, दिस इज सेकेंडरी ओसाइट। Now what will happen, there is a bursting of Graafian follicle. Graafian follicle क्या हो जाएगी, burst हो जाएगी। अगर हम डीप में नॉलेज लें तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्रेनुलोसा सेल सेकेंडरी ओसाइट की तरफ प्रेजेंट है, these cells now will called कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं हम इनको, कोरोना रेडिएटा। कब, जब ओव्यूलेशन होने से जस्ट पहले जिन सेल्स को हम ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते थे, नाउ दीज सेल्स आर बिकम कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पर क्या होगा, हियर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट एंड द पोलर बॉडी। तो यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होएगा, ग्राफियन फॉलिकल विल बर्स्ट। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, एंड देयर इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ओवरी। याद हो तो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि फैलोपियन ट्यूब के पास एक पॉइंट होता है ओस्टियम, वहां ओस्टियम कैरी कर लेता है एक ओवा को। वो जनरली ओवा क्या था हमारा, सेकेंडरी ओसाइट ही था। और ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये किससे सराउंडेड है, एक तो ये बेटा सराउंडेड है जोना पेलुसिडा से। ठीक है, एक तो ये किससे सराउंडेड है, जोना पेलुसिडा से। साथ में ये किससे सराउंडेड है, अ ग्रुप ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, जिनको अब हम क्या बोलेंगे, मैंने अभी भी बताया था, these cells are now called कोरोना रेडिएटा। और ये हमारी क्या है बेटा, सेकेंडरी ओसाइट। साथ में यहाँ पर क्या रिलीज हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी भी रिलीज हो गई है। और ये हमारी क्या है, ग्राफियन फॉलिकल का रिमेन्स। क्या बच जाएगा ओवरी में, ग्राफियन फॉलिकल का रिमेन्स, जो आगे जाकर क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये है हमारी स्टेजेस ऑफ द फॉलिकल। आई थिंक आपको बहुत क्लियर, मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है इसको। ठीक है, तो अब हम इस फॉलिकल के स्ट्रक्चर को एक बार हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे। ओके, देखते हैं हम एनसीईआरटी से। तो हम इसको एनसीईआरटी से रीड करते हैं। देखो मैंने एनसीईआरटी बुक ओपन की है, यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। विच इज मार्केटली का मतलब क्या होता है, हमें डिफरेंस समझ में आएगा, डिफरेंस फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अवर, स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होती है। इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ये स्टार्ट हो जाती है। क्या हो रही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। When a couple of million gamete, mother cell को हम क्या बोलते थे बेटा, oogonia, are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed or added after the birth। मतलब बर्थ से पहले मल्टीप्लिकेशन फेज चल सकता है और जितने प्राइमरी ओसाइट बनना है बन सकते हैं।
These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division। मतलब ये जो oogonia है, ये oogonia अभी बर्थ हुआ नहीं है, बर्थ से पहले ही प्रोफेज 1 ऑफ द meiotic डिवीजन पर क्या हो जाते हैं, ये एंटर हो जाते हैं एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट द स्टेज। और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोटीन पर ये क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे और उस स्टेज से हमारी जो बनेगी वो दैट इज प्राइमरी oocyte। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि प्यूबर्टी के बाद फॉलिकल बनती है, यही पढ़ा था हमने अभी पीछे डायग्राम के अंदर। पर मैं आपको बताऊं कि वो चीज मैंने आपको समझाने के लिए बोला था कि ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल बनती है, ये फॉलिकल आपकी बर्थ से पहले ही बन जाती है। इट मींस ये जो प्राइमरी फॉलिकल थी वो रुकी हुई जो फॉलिकल थी वो आपकी डिप्लोटीन स्टेज पर रुकी हुई है और बर्थ के दौरान एक फॉलिकुलर सेल्स का ग्रुप, एक जिसको हमने प्राइमोडियल फॉलिकल बोला था, याद है हमने प्राइमोडियल फॉलिकल पढ़ा था, दैट प्राइमोडियल फॉलिकल या फिर अर्ली प्राइमरी फॉलिकल जो हमने पढ़ी थी वो इसको डिनोट करती है, मतलब प्यूबर्टी से पहले ये स्ट्रक्चर बन चुकी है। Each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell that is called primary follicle. A large number of these follicle is degenerate during the phase from birth to puberty. बहुत सारी degenerate हो जाती। Therefore, at puberty only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. हर एक ओवरी में इतनी follicles left हो जाती है। The primary follicle gets surrounded by more layers. क्या granulosa cells की layer, ठीक है, बहुत ज्यादा और बढ़ जाएगी एंड थीका भी डेवलप हो जाएगी, पर अभी यहाँ पर थीका इंटरना और एक्सटर्ना नहीं बता रखा। तो सेकेंडरी फॉलिकल का मतलब ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ चुकी हैं और थीका, एक नई थीका वॉल वहां पर क्या है, बनना स्टार्ट हो गई है। द सेकेंडरी फॉलिकल soon transform into tertiary follicle which is characterized by एंट्रा, मतलब कैविटी का आना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, टर्शियरी फॉलिकल का। The theca layer is organized into inner theca interna। अब देखो इन्होंने बोला टर्शियरी फॉलिकल के अंदर हमें पता चलता है कि जो थीका वॉल थी वो थीका इंटरना है और थीका एक्सटर्ना। It is important to draw your attention that at this stage the primary oocyte within tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। मतलब टर्शियरी फॉलिकल में आकर क्या होता है, meiotic division 1 complete हो जाता है। It is an unequal division resulting in formation of large haploid secondary oocyte and tiny polar body। एक छोटी polar body बनती है। The secondary oocyte retains bulk of the nutrient of the cytoplasm of the primary oocyte। मतलब प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बहुत ज्यादा बल्क में साइटोप्लाज्म कैरी कर लेता है। अब यहाँ एनसीईआरटी पूछती है एडवांटेज क्या है, भाई आगे जाकर इसी को ही स्पर्म से क्या होना है, फर्टिलाइज होना है, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा साइटोप्लाज्म और ज्यादा न्यूट्रिशन की अमाउंट है, तभी तो जाकर एक जाइगोट डेवलप होगा, एक फूड डेवलप्ड फॉर्म में इसको मिलेगा। अगर फूड डेवलप्ड फॉर्म में इसको नहीं मिलेगा तो ये आगे जाकर कैसे डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, दस द फर्स्ट पोलर बॉडी, जो इससे पहली पोलर बॉडी बनी, क्या वो फर्दर डिवाइड करेगी या डीजनरेट करेगी। तो ह्यूमंस के अंदर आप याद रखना इट विल डीजनरेट, तो अभी डिमार्केशन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये डीजनरेट हो जाएगी। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, लिखा है एनसीईआरटी ने। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। तो ये ग्राफिन फॉलिकल का फीचर क्या है, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। ये जो मेम्ब्रेन है ये सेलुलर नहीं है बेटा, इट इज अ नॉन सेलुलर केमिकल की मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोप्रोटीन। एक मेम्ब्रेन बन जाती है ग्लाइकोप्रोटीन की। द ग्राफिन फॉलिकल इज नाउ रप्चर टू रिलीज अ सेकेंडरी oocyte, जिसको हम ओवम बोलते हैं। तो सेकेंडरी oocyte को ओवम बोलते हैं, ये सेकेंडरी oocyte है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवम। और अगर इसके अंदर स्पर्म आ गया तो इसी सेकेंडरी oocyte से जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा तो एक बड़ी स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, ओटेड बोलेंगे, ये याद रखना। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, वो हम बता देंगे, तो ये एनसीईआरटी में गिवन है। बस ये याद रखना, ये जो प्राइमरी फॉलिकल वाला है, दिस प्राइमरी फॉलिकल इज डेवलप्ड बिफोर प्यूबर्टी में ये डेवलप हो जाती है। इसको मैं एक बार कंसेप्ट आपको डायग्राम से भी समझा देती हूँ, जो हमने डायग्राम बनाया था। तो
तो यहाँ पर जो केस हमने ओगोनियम लिखा है, यहाँ पर हमने जो प्यूबर्टी लिखा है, तो प्यूबर्टी से पहले ये स्ट्रक्चर बन चुकी है, आप ये याद रखना। प्यूबर्टी से पहले ये वाली जो स्ट्रक्चर है, वेट अ मिनट, प्यूबर्टी से पहले ये वाली जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये बन चुकी है। और ये कितनी रह जाती है? 60 to 80,000। जैसे प्यूबर्टी आती है, ये वाली जो अर्ली फॉलिकल है, ये हमारी किस में कन्वर्ट होती है? लेट प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं फिर आगे जाकर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी बनता है और फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ओके, तो आप ये सीरीज में याद रखो, कंप्लीट सीरीज याद रखो। यहां पर मैं ये एक बार इधर इसको सही ही कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कंटिन्यूड है, अभी बर्थ हुआ नहीं है, तो बर्थ के दौरान हमें इस तरह की फॉलिकल्स देखने को मिलती है। और प्यूबर्टी जैसे ही आती है, तो यहां से ये प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, यहां से प्यूबर्टी स्टार्ट हुई। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी है इस डायग्राम के अंदर। ओके, बस ये जोना पेलुसिडा का याद रखना। जोना पेलुसिडा सेकेंडरी ओसाइट के सराउंडिंग में आती है इन केस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद इसमें कुछ सेपरेट नहीं है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्राइमोडियल फॉलिकल हम किसको बोलते हैं? अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, बर्थ से पहले ये बन चुकी हुई है। ठीक है, बर्थ से पहले ये बन चुकी है बेटा, बर्थ से पहले ये बन चुकी है। ठीक है, और प्यूबर्टी जैसे ही आती है, तो प्यूबर्टी के दौरान क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पर ये 60,000 से 80,000 तक ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल रह जाती है। फिर जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो ये प्राइमरी लेट प्राइमरी फॉलिकल जो है ये बनेगी, फिर इससे हमारी क्या बनेगी? सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी, और फिर इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओके बेटा, आज ड्यू टू द टाइम डिफरेंस हम कल करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन को देखेंगे हम, साथ में हम वहां पर कोशिश करेंगे कि हम इम्प्लांटेशन, लैक्टेशन वाले टॉपिक्स को भी कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। और इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। डू फॉलो इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। थैंक यू।